स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य के सेकेंड राजवंश सालू वंश के बारे में। जब संगम वंश का अंत हुआ देवराज द्वितीय के मरने के बाद, और क्योंकि जो देवराज द्वितीय के बाद जो मल्लिकार्जुन आया था, मल्लिकार्जुन और सेकेंड जो विरूपाक्ष द्वितीय था, वो जो दोनों संगम वंश के अत्यधिक दुर्बल शासक साबित हुए थे। तो फिर जाके लास्ट में तेलंगाना के चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने लगभग 1486 ईस्वी में राज्य पर अधिकार कर लिया और विजयनगर में जो नेक्स्ट राजवंश की नींव डाली वो था सालू राजवंश। तो सालू जो राजवंश था वो 1486 से 1505 ईस्वी के बीच में हुआ। सालू वंश का संस्थापक जिसे माना जाता है वो था नरसिंह। इसी ने 1485 ईस्वी में संगम वंश के विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की और उसी के पुत्र ने दी थी। और इस समय विजयनगर साम्राज्य में चारों ओर अशांति व अराजकता का वातावरण था। इन्हीं सब परिस्थितियों का फायदा नरसिंह के सेनापति नरसा नायक ने उठाया। उसने विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और सालू नरसिंह को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट राजवंश में वो जो हुए वो थे तुलु वंश। तुलु राजवंश जो था वो विजयनगर का तीसरा राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने लगभग 60 वर्ष तक शासन किया था। कृष्णदेवराय केवल तुलु वंश का ही नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। तिरुमल तुलु वंश का जो तिरुमल तुलु वंश का अंतिम शासक हुआ था। तो तुलु वंश का जो शासनकाल था वो था 1505 से 1570 के बीच में। इसकी स्थापना वही नरसा के नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। 1505 में नरसिंह ने सालू वंश के नरेश नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु राजवंश का स्थापना किया। नेक्स्ट है जो राजवंश तुलु राजवंश के जो कुछ राजा के जो विवरण थे वो इस प्रकार से। पहला है वीर नरसिंह, सेकंड है कृष्णदेव राय, फिर अचित्य देव राय, वेंकट प्रथम, सदाशिव राय, ये सब जो हुए वो थे तुलु राजवंश के शासक। नेक्स्ट जो अंतिम जो राजवंश आया विजयनगर साम्राज्य में वो था अरविड़ वंश। अरविड़ वंश इसका ये कहा जाता है कि जो कर्नाट राजवंश की स्थापना किया था और लगभग तिरुमल ने सदाशिव राय को अपदस्थ कर पेनुगोंडा में की थी। यह वंश दक्षिण भारत की विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। पेनुगोंडा इस वंश की राजधानी थी। यहाँ पे ये चीज़ है कि जो तालीकोटा के युद्ध के पश्चात तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात रामराय के भाई तिरुमल ने सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ गया था तथा यहीं से शासन करना प्रारंभ किया था। उसने विजयनगर के जो चतुर्थ राजवंश थे अरविड़ इसी वंश की स्थापना किया था। इसमें भी लगभग 3 शासक हुए थे। पहला था तिरुमल, सेकंड था श्रीनगर, फिर जो श्रीरंग, फिर जो थर्ड शासक हुआ अंतिम विजयनगर में अरविड़ वंश का वो था वेंकट द्वितीय। अगर हम बात करें विजयनगर प्रशासन की तो विजयनगर के जो शासकों की नीतियां और जो उनके राजनीतिक विचारधारा की अभिव्यक्ति जो है वह समकालीन रचनाओं व अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में मिलते हैं। इस काल के जितने भी विजयनगर साम्राज्य के इस काल के प्राचीन भारत की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद है, इसमें राजा के कर्तव्यों और आदर्शों की व्याख्या की गई है तथा कर के बोझ को कम करने का भी इसमें विचार प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय प्रशासन की अगर बात की जाए तो राजा का जो पद होता था वो सर्वोच्च होता था, जो राज्य तथा शासन का केंद्र बिंदु था। राजा को सामान्यतम राय कहा जाता था। पुत्र न होने की स्थिति में राज परिवार के किसी योग्य पुरुष को युवराज नियुक्त कर दिया जाता था। इस तरह से फिर जो युवराज का जो राज्याभिषेक हुआ करता था तो जो राज्याभिषेक होता था उस टाइम विजयनगर काल में उसे पट्टाभिषेकम के नाम से जाना जाता था। विजयनगर का जो काल था
विजयनगर काल में भी दक्षिण भारत की जो संयुक्त शासक परंपरा का निर्वाह किया गया था, जैसे हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों ने एक साथ मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी और सहवर्ती शासक के रूप में भी शासन किया था। और स्थानीय शासन की अगर बात की जाए तो उसमें सभा व नाड़ू विजयनगर की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। सभा में गांव का क्षेत्र विशेष रूप से आते थे और उसमें वहाँ के गांव के जो लोग थे वो भाग लिया करते थे। कुछ थे ब्रह्मादेव ग्राम, जैसे ब्रह्मादेव ग्रामों का मतलब होता है कि ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था। गैर ब्रह्मदेव, जैसे जहाँ पे ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे तो उस सभा को उर कहा जाता था। और जो 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगार भी कहा जाता था। बात करते हैं अगर सैन्य प्रशासन की, तो सैन्य प्रशासन भी वहाँ उस टाइम का होता सुदृढ़ थी। जैसे विजयनगर साम्राज्य में जो पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था, इसकी जानकारी अब्दुल रज्जाक के विवरण से मिलती है। और जो नौ जो विजित प्रदेशों में निर्मित किलों को पदाई पर्रू भी कहा जाता था। और जो यहाँ की व्यापार हुआ करती थी, व्यापार में कृषि उत्पाद में काली मिर्च का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था। विजयनगर में हीरो का भी निर्यात हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य में अगर सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु थे तो वो थे घोड़ा जो था वो सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु में से एक था। फिर अगर बात करते हैं व्यापार में, तो बहमनियों के उत्तर भारत में जो हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था, तो इस कारण विजयनगर का जो साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा श्रीलंका व पेगु से हाथियों का आयात किया जाता था। अगर बात करें मुद्रा व्यवस्था की, तो वहाँ के विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्राएं होती थीं वो स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था। ठीक है, जिससे साम्राज्य की समृद्धि का पता चलता है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिक्का हुआ वह था स्वर्ण का वाराह था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूड़, परदोस पगौड़ा के रूप में उल्लेख किया गया है। और चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो जो चांदी के छोटे सिक्के हुआ करते थे उसे तार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों से वहाँ के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है। हरियर का जो स्वर्ण वाला सिक्का था उस पर हनुमान और गरुड़ की आकृतियाँ भी अंकित थी। और तुरु जो वंश था, तुरु वंश के सिक्कों पर बैल, गरुड़, वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियाँ अंकित थीं। विजयनगर कालीन में अगर देखा जाए तो दास प्रथा भी प्रचलित थी। कालीन अगर समाज देखा जाए, वहाँ के समाज संस्कृति देखा जाए तो वहाँ पे दास प्रथा ज़्यादा थी। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति अगर देखी जाए तो वहाँ पे बाल विवाह सामान्य रूप से हुआ करता था। और जो कुलीन वर्ग की कन्याओं का विवाह अल्पायु में भी कर दिया जाता था और कन्यादान को आदर्श विवाह माना जाता था। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राजा द्वारा इसे कर मुक्त किया गया था। उस टाइम जो था पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा उस टाइम विद्यमान थी। ठीक है, अगर मनोरंजन की बात की जाए तो मनोरंजन में जो कृष्णदेव जो शासक था, कृष्णदेव राय स्वयं शतरंज प्रेमी था और उसने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया था। अगर धर्म की बात की जाए तो जो धर्म था उस टाइम का, तो दक्षिण में विष्णु को कहा जाता था। ठीक है, वेंकट द्वितीय के समय में विरूपाक्ष का स्थान भगवान वेंकटेश्वर ने ले लिया था। 1556 के आसपास में राम राय के कहने पर सदाशिव ने भी रामानुज मंदिर तथा उससे जो जुड़ी हुई संस्थाएं वगैरह थी, संस्थाओं के लिए 31 गांव दान में दिए थे। और उस टाइम की जो भाषा कृष्णदेव के शासनकाल से तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल भी था। उस टाइम तेलुगु कविता की पितामह जो पेद्दन थे, वो तेलुगु कविता की पितामह व आंध्र कविता का पिता की उपाधि प्राप्त थी। वीरभद्र ने कालिदास द्वारा अभिशाकुंतलम को तेलुगु, ये हम लास्ट कुछ स्टार्टिंग क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वीरभद्र के बारे में। तो वीरभद्र ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम को तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। और अगर संगीत की बात की जाए तो लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव वो दरबारी संगीतकार था। वीणा वाद्य यंत्र जो है, वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संगीत वाद्य था। ये थे कुछ विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है हमारा बहमनी राज्य। ठीक है, थैंक यू क्लास।